अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें परवीन साहब ने इंडिया उत्तर प्रदेश से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो बिज़नेस है या इनका जो काम है वो तकरीबन इंडिया के बहुत सारे शहरों में मौजूद है। अक्सर ऐसा होता है कि इनको काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर और फिर दूसरे शहर से तीसरे शहर की तरफ जाना पड़ता है। इनके पास क्योंकि अपनी गाड़ी मौजूद है तो जब भी इनको ट्रैवल करना होता है तो ये ट्रैवल करने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया करते हैं। इस ट्रैवलिंग के दौरान इनके साथ, इनके फादर के साथ बहुत सारे वाक़यात हैं जो पेश आए हैं, जिनमें से जो सबसे भयानक वाक़या है ये बताते हैं कि ये 2019 और 20 का टाइम था। उस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था तो कोरोना की वजह से जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी या जो भी ट्रैवलिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। खैर, इनके पास एक तो परमिट मौजूद था, उसके अलावा इनको एक बहुत ज़रूरी काम था और उस काम के लिए इनको अपने शहर से किसी दूसरे शहर में यानी कि तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। ये बताते हैं कि हम लोग हाईवे पे मौजूद थे और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। अब क्योंकि ऑलरेडी जो भी गाड़ियां थीं वो ना होने के बराबर थीं, इसके साथ साथ जो भी दुकानें थीं या जो भी शॉप्स थीं या जितने भी हाईवे पे होटल्स मौजूद थे उनके ऊपर भी रात के टाइम में खुलने पे पाबंदी लगी हुई थी। मैं अपने एक भाई के साथ गाड़ी में मौजूद था और हम लोग तलाश कर रहे थे कि कहीं पे भी कोई जगह मिल जाए तो अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर सकें। इसी सिलसिले में मेरा भाई भी और मैं भी चारों तरफ का मुआयना कर रहे थे कि कहीं पे भी कोई होटल या कोई दुकान नज़र आती है तो कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। ये बताते हैं कि अभी हमें देखते हुए 10 या 12 मिनट ही गुजरे थे कि हमने देखा कि एक जगह हाईवे पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त लगा हुआ है। उस दरख्त के करीब एक लाइट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो जो दरख्त था या उसके सराउंडेड का जितना भी एरिया था वो रोशन हुआ था। है जैसे ही मेरी नज़र दरख्त के तने की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि दरख्त का जो तना है उस तने के बराबर में कोई खड़ा हुआ है। अच्छा, जब मैंने दोबारा से गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई औरत है जो दरख्त के तने के बराबर में खड़ी हुई है और उसकी जो नजरें हैं मुसलसल हाईवे पे या रोड के ऊपर मरकूज हैं। अभी मैं उस औरत के ऊपर गौर ही कर रहा था कि मेरे भाई ने भी उस औरत की तरफ देखा और देखने के बाद बोला कि देखो, इतने अंधेरे में, इतने वीराने में ये अकेली औरत बरगद के दरख्त के बराबर में क्या कर रही है। अब वैसे अगर कोरोना का टाइम नहीं चल रहा होता तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाईवे पे कोई औरत खड़ी होगी, हो सकता है किसी करीबी गांव की हो या किसी भी वजह से रोड पे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन अब जबकि मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगी हुई थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर था और लोगों को कहा गया था कि किसी भी सूरत में शाम के 5 बजे के बाद
ये मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलना है। तो हम दोनों के लिए ये बड़ा हैरान कुन था और हम दोनों एक दूसरे को ताज्जुब से देखने लगे। मेरी शुरू से ही कोशिश हुआ करती थी कि किसी भी औरत के चक्कर में या लिफ्ट देने और लेने के चक्कर में ना पड़ूं। लेकिन जो मेरा भाई था वो बुनियादी तौर पे एक औरत शनास आदमी था और उसकी भी दिलचस्पी औरतों में ज़्यादा हुआ करती थी। खैर, मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अब जो मेरा भाई है वो मुझे कहेगा कि गाड़ी इसके आगे रोक दो। हो सकता है इस बेचारी को हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो। और ऐसा ही हुआ कि अगले लम्हे मेरे भाई ने कहा कि यार गाड़ी को रोक दो और इससे पूछ लो अगर इसको कहीं आगे जाना है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। मेरा दिल नहीं था कि मैं उसके आगे गाड़ी रोकूं, लेकिन फिर भी ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी जो थी वो बरगद के दरख्त के बराबर में जहां पे लाइट लगी हुई थी वहां जाके रोक दी। जैसे ही मैंने गाड़ी वहां जाके रोकी तो हमने उस औरत के ऊपर गौर करना शुरू किया। हमने देखा कि वो जो औरत है उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है और उसके मुंह के आगे घूंघट पड़ा हुआ है। बहरहाल जितना उसका जिस्म या उसके हाथ नजर आ रहे थे उससे अंदाजा हो रहा था कि ये कोई बहुत ही गोरी शिट्टी साफ सुथरी औरत है जो यहाँ पे यकीनन किसी मुश्किल में फंस चुकी है। मेरा भाई मुझसे पूछे बगैर एकदम से गाड़ी से बाहर निकला और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। अब ये उसने एकदम से किया कि मेरी समझ ही नहीं आ सका। ना ही उसने मुझसे मशवरा किया और ना ही मेरी तरफ देखा। बहरहाल वो उतर चुका था और उतर के वो औरत की तरफ बढ़ रहा था कि चलते चलते उसने उस औरत से पूछा कि तुम यहाँ पे इतनी रात में इस अंधेरे में इस बरगद के दरख्त के साथ क्या कर रही हो। इस सवाल के जवाब में वो जो औरत थी ना उसने कुछ कहा ना ही कोई हूं हां की। वो मुकम्मल तौर पे खामोश खड़ी हुई थी और वैसे ही उसके मुंह के आगे घूंघट पड़ा हुआ था। अब जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो जो मेरा भाई था उसने दोबारा से उस औरत से गुस्से के अंदाज में पूछा कि बीबी तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जब मेरे भाई ने दोबारा से उससे पूछा तो उस औरत ने अपने हाथ घूंघट को हटाने के लिए एकदम से ऊपर किए। जैसे ही उस औरत ने अपने हाथ ऊपर की तरफ किए तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे जबकि मेरे भाई ने बाहर की तरफ से देखा कि उस औरत के हाथों पे बेतहाशा बड़े बड़े बाल मौजूद हैं जो कि हमें कुछ देर पहले नजर नहीं आ रहे थे। खैर, जैसे ही उसने अपना घूंघट अपने हाथों से उठाया तो उसका जो चेहरा था वो बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक चेहरा था। उसकी आंखों की जगह मुकम्मल तौर पे खाली थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के बजाय वहां पे दो घड़े या गड्ढे मौजूद हैं। इसके साथ साथ उसके जो होंठ थे वो बहुत ही बड़े बड़े सूजे हुए होंठों की तरह होंठ थे और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया है। खैर, इससे पहले कि मैं और मेरा भाई उसको समझ पाते या उसके बारे में मजीद जान पाते, उस औरत ने एकदम से कहा कि मेरे घर वाले मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, अगर हो सके तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। और जो उसकी आवाज थी वो बहुत ही बारीक या पतली सी आवाज थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुंह के बजाय नाक से बात कर रही है। यह कहने के बाद वो जो औरत थी एकदम से मेरे भाई की तरफ या हमारी गाड़ी की तरफ
बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी स्मेल है जो हम दोनों को आना शुरू हो चुकी है। मुझे बहरहाल दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने फौरन से अपने भाई को बोला कि फौरन से गाड़ी के अंदर आके बैठो। ये सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे मेरा भाई भी मुंतजिर था कि मैं जैसे ही कहूँगा वो फौरन से गाड़ी के अंदर आके बैठ जाएगा। वो जल्दी से मुड़ा और मुड़ते ही गाड़ी के अंदर आके बैठ गया। गाड़ी क्योंकि स्टार्ट होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे ही मेरा भाई गाड़ी के अंदर बैठ रहा था मैंने फौरन से गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही मेरा भाई गाड़ी के अंदर बैठ गया मैंने गाड़ी को वहां से दौड़ाना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि इस दौरानिए में वो जो भी औरत थी या जो भी मखलूक थी बहुत तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ भागना शुरू हो चुकी थी। अब हम लोग गाड़ी को बहुत तेज भगा रहे थे और जितनी स्पीड से हम गाड़ी को भगा रहे थे तकरीबन उतनी ही स्पीड से वो जो औरत थी वो हम लोगों को फॉलो कर रही थी। भला ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत गाड़ी की रफ्तार से भाग सके। ना सिर्फ वो गाड़ी की रफ्तार से भाग रही थी बल्कि भागने के साथ साथ वो जोर जोर से हंस रही थी। मुझे और मेरे भाई को यकीन हो चला था ये जो औरत है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, यकीनन ये कोई छलावा है या कोई चुड़ैल है। इस दौरानिए में हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और तकरीबन आधे से पौन घंटे तक हमें महसूस होता रहा कि जैसे वो जो औरत थी ये जो चुड़ैल थी वो मुसलसल हमें फॉलो कर रही है। गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी हमें रोहित साहब ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक है वो भी इंडिया से ही है। ये बताते हैं कि 2003-2004 में इनकी जो जॉब थी वो रात की जॉब थी, यानी कि ये एक कॉल सेंटर में रात के टाइम में जॉब किया करते थे। ये बताते हैं कि जब ये रात में फ्री होते तो रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा होता था। इनके पास एक जदीद और तेज भागने वाली बाइक मौजूद थी। तो इनके ऑफिस से या इनके कॉल सेंटर से जो इनका घर का रास्ता था वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का रास्ता था। ये बताते हैं कि इनका जो घर था उस घर से ऑफिस के दरमियान एक जगह आती थी जिसे कशीदी घाट कहा जाता था। तो वैसे ही सर्दियों के दिन चल रहे थे और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। ये अपने कॉल सेंटर से तकरीबन 3:45-4 बजे के टाइम निकले। ये बताते हैं कि जब मैं अपने कॉल सेंटर से निकला तो मेरी जो बाइक थी उसके अंदर मुकम्मल तौर पे फ्यूल मौजूद था और वो एक मुकम्मल तौर पे फिट गाड़ी थी। खैर, अभी मैं आधे रास्ते में था और कशीदी घाट का जो इलाका है वो स्टार्ट ही हुआ था कि मेरी बाइक ने एकदम से झटके लेना शुरू कर दिए। अब पहले मेरे जहन में यही आया कि शायद फ्यूल ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मैं सोचने लगा कि शायद ऑयल का भी मसला हो सकता है। खैर, जब मेरी गाड़ी ने झटके लेने के बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं बाइक से उतरने के बाद अपनी बाइक को एक एक करके चेक करने लगा। सबसे पहले मैंने फ्यूल चेक किया, उसके बाद ऑयल चेक किया और दीगर चीज़ें जो मुझे बेसिक्स पता थी वो सारी की सारी एक एक करके चेक करी। उसके बावजूद भी ना कोई प्रॉब्लम मौजूद थी, ना कोई फ्यूल का मसला था और ना ही किसी भी किस्म का मेरी बाइक में मसला मौजूद था। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। 15 मिनट तक मैं वहीं पे उसी रोड पे खड़ा रहा और बिलाखिर जब मेरी हिम्मत
ख़त्म होने लगी। तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता इस बाइक को खींचता हुआ आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ। हो सकता है कि कोई बंदा मिल जाए जो मेरी हेल्प कर सके। खैर, जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इस रोड के ऊपर बिल्कुल आखिर की तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है, जो कि बज़ाहिर देखने से बहुत ही लंबा चौड़ा है, और मे बी शायद ये कोई पुलिस वाला होगा या फिर कोई यहाँ पे किसी भी काम से मौजूद होगा। अब जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो जो शख्स था उसका चेहरा मुझे मुकम्मल तौर पे नज़र आने लगा था। मैंने देखा कि उस शख्स की जो हाइट है वो तकरीबन 7 या 7.5 फीट के बराबर है। बहुत मोटा सा, बहुत हेल्दी सा वो शख्स है। उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन एक अजीब सी बात थी कि उसके चेहरे पे, उसकी आंखों के करीब, खास तौर पे उसके हाथों पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस मौजूद थे। अच्छा, इसके साथ साथ उसके चेहरे पे या उसकी बॉडी पे जो स्क्रैचेस मौजूद थे वो बड़े ताज़ा थे, इवन कि उनके अंदर से हल्का हल्का खून रस रहा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे इस शख्स की किसी से लड़ाई हुई है और लड़ाई होने के बाद किसी ने इस शख्स का ये हाल कर दिया है। खैर, जैसे जैसे मैं उसके मज़ीद करीब पहुंचा तो एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी और वो मुझे देख के मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा या उसके सामने पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके जवाब में वो जो शख्स था वो खामोश खड़ा रहा और मुझे दोबारा से अजीब से तरीके से देख के मुस्कुराने लगा। अब जब उसने मुस्कुराना शुरू किया तो मुझे अल्टीमेटली थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं इससे मदद मांग रहा था, बजाय इसके वो मेरी मदद करे या इनकार कर दे, वो अजीब तरीके से मुस्कुराना शुरू कर चुका था। खैर, अब मैंने अंदाज़ा लगाया और अंदाज़ा लगाने के बाद उससे आगे बढ़ के मज़ीद आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो शख्स था मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मैंने एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा देखा, और जब तीसरी दफ़ा देखा तो मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने उसको कहा कि भाई साहब, आप हो कौन और मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? इस सवाल के जवाब में भी वो दोबारा से मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम से उसकी जो ज़बान थी वो उसके मुंह से बाहर निकली। आमतौर पे हम लोग अपने मुंह से अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो शख्स था इसने जब अपनी ज़बान बाहर की तरफ निकाली तो तकरीबन 4 से 5 इंच तक इसकी जो ज़बान थी वो इसके मुंह से बाहर आ चुकी थी। अब जैसे ही इसकी ज़बान निकलने के बाद बाहर की तरफ लटक गई तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा खौफ महसूस होना शुरू हुआ। मुझे लगने लगा कि ये जो आदमी है ये किसी भी तरह नॉर्मल आदमी नहीं है और यकीनन मेरा सामना किसी भूत से या किसी प्रेत से हो चुका है। ये बताते हैं कि मन ही मन जो भी मुझे आता था, ख़ास तौर पे हनुमान चालीसा, मैंने वो पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो वैसे वैसे आगे से वो शख्स भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और ना सिर्फ वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था बल्कि पढ़ते पढ़ते ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये बताते हैं कि अब वो टाइम आ चुका था कि मैं बाइक को साइड में खड़ी करूं या फेंकूं और वहां से भागना शुरू कर दूं, और मैंने ऐसा ही किया। बाइक को साइड में खड़ा किया
और जितना तेज हो सकता था मैं वहां से आगे की तरफ भागने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मुसलसल भागते भागते रोड के एंड की तरफ पहुंच चुका था और वहां पे इत्तेफाक से एक पुलिस की वैन खड़ी हुई थी। पुलिस वालों को देख के मेरी जान में जान आई और मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहां पे एक अजीब सा आदमी मौजूद है जिसकी जबान तकरीबन 4 से 5 इंच तक बाहर लटकी हुई है। यह सुनने के बाद वो जो पुलिस वाले थे वो मेरे साथ उस वैन के अंदर वापस उसी मकाम पे आए। लेकिन जब हम लोग वहां पे वापस पहुंचे तो वहां पे ना कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। खैर शुक्र है कि मेरी जो बाइक थी वो वहां पे खड़ी हुई थी और पुलिस वालों की मदद से मैं बिलाखिर अपनी बाइक को लेके अपने घर खैरियत से पहुंच चुका था। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सब को सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।